Hello friends, welcome to channel. So in this video, we are going to discuss the 50 questions, most important question for paper 2 social work. And in this video, we will discuss section wise and 10 questions from the current affair part, and the remaining 40 questions from different section of our syllabus, like some most important act provisions and some question from research chapter, and 10 questions from the different region assassin region questions, and also some important day एंड सम थिंकर्स एंड देयर वर्क लाइक देयर बुक। तो ये सभी के सभी डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। और इसके अलावा 100 क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस लेक्चर। सो इफ एनीवन वाचिंग दिस वीडियो फर्स्ट टाइम, प्लीज़ आप जाके उसको पहले देखें, विजिट करें, उसको क्वेश्चन को सॉल्व करें और अपनी प्रिपरेशन जो है उसको एनालाइज करें कि कितना आप पढ़ चुके हैं, कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। सो लेट स्टार्ट। सो उसके पहले यू कैन फाइंड मी हेयर, एंड आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं मेरे साथ, telegram at swap_net, or if any query you can also mail me on socialwork.eportal@gmail.com. okay, and also please rate, review and share. So let's start from question number 1 from the current affair part. So the first question, that is Syama Prasad Mukherjee urban mission is implemented by which union ministry? सो आपको बताना है कि किस मिनिस्ट्री के द्वारा, भारत सरकार की किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये जो प्रोग्राम था, ये जो मिशन था, दैट इज श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन इज इम्प्लीमेंटेड. सो द मिनिस्ट्री, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. ओके, सो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन, इसको शॉर्ट फॉर्म है दैट इज SPMRM, विच इज ऑब्जर्व ऑन 21 February in 2016. Prime Minister Narendra Modi launched the mission. Okay, so you can see the explanation here. Now next question, question number 2, the Thousand Springs initiatives, which is launched by the Union Minister, Tribal Affairs Minister, that is Arjun Munda, and aim to increase the access to which component? इसमें आपको बताना है कि किस चार ऑप्शन दिए हैं, कि चार ऑप्शन में से किसको बढ़ाने के लिए, इसकी एक्सेस बढ़ाने के लिए ये जो इनिशिएटिव लिया गया था. सो द राइट आंसर दैट इज बॉर्डर एक्सेस को बढ़ाने के लिए ये जो इसके इनिशिएटिव लिया गया था, दैट इज थाउजेंड स्प्रिंग इनिशिएटिव. इसके बारे में यहाँ पर मेंशन है, आप यहाँ से देख सकते हैं. नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, द रिसेंट लॉन्च महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम्स, इट इज अ पार्ट ऑफ संकल्प स्कीम ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री? ये जो संकल्प स्कीम है, इसके अंतर्गत ये जो इनिशिएटिव लिया गया, महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम. ओके, सो आपको बताना है किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है. So that is the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. Option number C. And the explanation mentioned here, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं. Now question number 4, which ministry is set to launch Santusht portal for rapid grievances redressal for the employers and the employees? दोनों के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए, एम्प्लॉय के लिए, जो भी ग्रीवेंसेस होती हैं, जो भी समस्याएं हैं, उसको एड्रेस करने के लिए एक पोर्टल तैयार किया गया था, दैट इज संतुष्टि. तो आपको बताना है किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये जो पोर्टल है, विच इज स्टार्टेड टेकिंग द इनिशिएटिव. तो आपको बताना है द राइट आंसर, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट. तो ऑफकोर्स ये तो आपको सिंपल है क्वेश्चन, आप इसको इजीली लगा सकते हैं कि जगह बात की गई यहाँ पर एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय की, तो उनको लेकर के जो भी उनके जो ग्रीवेंसेस हैं उसको एड्रेस करने के लिए पोर्टल को बनाया जाएगा, तो इसी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट. यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन मेंशन है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, वैन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना केम इनटू इफेक्ट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये जो स्कीम लाई गई थी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, किस ईयर में लाई गई थी, क्या उसकी डेट है? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज 17 December 2016. नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द आरोग्य सेतु ऐप? आरोग्य सेतु ऐप को लेकर के इसमें से जो स्टेटमेंट मेंशन है 4, आपको बताना है कौन सा सही है. द फर्स्ट, दैट इज यूज GPS एंड ब्लूटूथ फीचर ऑफ स्मार्टफोन्स टू ट्रैक द इन्फेक्शंस. इन्फेक्शन को ट्रैक करने के लिए स्मार्टफोन में जो फीचर्स होते हैं ब्लूटूथ और GPS का, इसका यूज करना है इसमें. सो ये जो स्टेटमेंट है करेक्ट है. एंड आरोग्य सेतु इज द COVID-19 ट्रैकिंग ऐप, ये भी सही है. और द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च दिस ऐप इन 11 डिफरेंट लैंग्वेज, 11 अलग भाषाओं में इसको लॉन्च किया गया है इस ऐप को, तो ये भी सही है.
So all three option is correct. So option number D is correct. Now the next question number 7. When the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana PMJDY was launched by the Government of India, भारत सरकार के द्वारा कब ये योजना को लॉन्च किया गया था? So that is 28th August 2014. So this scheme, this योजना which is launched by Prime Minister Modi in 28 August 2014. यहाँ से आप इसका डिटेल देख सकते हैं. Now question number 8. Under PM Garib Kalyan Yojana, whose base would be increased by the ₹20? आपको बताना है कि PM गरीब योजना कल्याण योजना के अंतर्गत किस स्कीम के जो बेजेस थे उसको बढ़ाया गया था बाई 20 रुपये. सो 4 ऑप्शन है: मनरेगा, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री सुकन्या बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना एंड प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना. सो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज मनरेगा. इसके अंतर्गत इस स्कीम के अंतर्गत इसमें 20 रुपीज़ का इंक्रीमेंट किया गया था, बढ़ाया गया था अंडर द PM गरीब कल्याण योजना. सो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका. नाउ द सेकंड 9th क्वेश्चन. द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट अर्लियर नोन एज, जो मनरेगा है इसको पहले क्या बोला जाता था? सो इसको बोला जाता था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नरेगा, NREGA, नरेगा बोला जाता था. अब इसको बोलते हैं मनरेगा. ओके ये बेसिकली एक्ट पास हुआ था 2005 में 7 सितंबर, और उस समय पे इसको बोला जाता था नरेगा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. विच ऐप हैज़ बीन लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कलेक्ट जियो टैग डेटा ऑन दी हाईली कंटेजियस कोविड-19? आपको बताना है कि कोरोना वायरस को लेकर के कौन सा इसमें ऐप लॉन्च किया गया है जिसके माध्यम से जो जियो टैग डेटा है उसको कलेक्ट किया जा सकता है. 4 ऑप्शन दिए हैं: आरोग्य सेतु ऐप, सहयोग ऐप, भीम ऐप एंड नन ऑफ दीज. तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज बी, सहयोग ऐप. सहयोग ऐप हैज़ बीन लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कलेक्ट द जियो टैगिंग डेटा on highly contagious COVID-19 to curb the deadly virus from the country. So इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी. So the first question, that is ethical dilemma in a social work include instances where practitioners face, there is the list of 4 option. आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है. एथिकल डायलेमा को लेकर के अगर हम बात करें तो ये अगर कोई बच्चा, फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानता है, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करता है, उनके जो बच्चे अपने पेरेंट्स से, जो अपने ब्रदर सिस्टर्स होते हैं उनकी बात नहीं मानते हैं, तो इस प्रकार का उनका जो बिहेवियर हो जाता है कि वो हमेशा ही डिसऑबे की भावना में रहते हैं, हमेशा डिसऑबे करते हैं किसी बात को लेकर के. तो दैट इज कम अंडर द एथिकल डायलेमा और इन अ सोशल वर्क. सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कन्फ्लिक्टिंग ड्यूटीज एंड द ऑब्लिगेशंस. सो फर्स्ट ऑप्शन का जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ये. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज प्रोफाउंड चाइल्डहुड एक्सपीरियंस इन्फ्लुएंस द एडल्ट बिहेवियर? बेसिकली क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको बताना है वो थ्योरी कौन सी है जिसमें एक एडल्ट जो बिहेवियर होता है उसको इन्फ्लुएंस करता है. कौन? बचपन का जो एक्सपीरियंस होता है, चाइल्डहुड का जो एक्सपीरियंस होता है वो इन्फ्लुएंस करता है एडल्ट बिहेवियर को. सो 4 ऑप्शन दिए गए हैं. फर्स्ट दैट इज पर्सन सेंट्रिक थ्योरी, behavior modification theory, psychoanalytical theory, and the option number 4 third that is option D, existential theory. सो आपको बताना है इसमें से कौन सी थ्योरी और इसका जो कौन सा ऑप्शन है सही है. सो साइको एनालिटिकल थ्योरी दैट इज करेक्ट ऑप्शन. ये बेसिकली ये थ्योरी सिगमंड फ्रॉड के द्वारा दी गई थी और विच इज़ बेस्ड ऑन दी 3 पर्सनालिटी, दैट इज ईगो, ईद एंड द सुपर ईगो. So basically this theory believe that unconscious process play a very important role in the determining the behavior. Behavior को determine करने के लिए जो unconscious माइंड होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इसलिए इसमें बोला गया है कि जो एडल्ट बिहेवियर होता है बेसिकली उस पर हमारा जो बचपन का एक्सपीरियंस होता है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है. ये थ्योरी दी गई थी सिगमंड फ्रॉड के द्वारा. ओके सो द राइट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. Declarative statement of relationship between or among the variables is called as. सो आपको बताना है कि इसका जो राइट आंसर कौन सा होगा. सो दैट इज सी, हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस बेसिकली क्या होता है, एक प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन या यू कैन से दैट इट इज अ प्रपोज्ड स्टेटमेंट जिसकी जो वैलिडिटी है उसकी अभी तक प्रूव नहीं हुई, उसको बोलते हैं हाइपोथेसिस, जिसमें बेसिकली हम लोग जनरली 2 वेरिएबल्स लेते हैं और उसके माध्यम से हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं. यही इसमें पूछा गया है.
का रिलेशनशिप बिटवीन द टू अमंग द वेरिएबल्स ऑफ कॉल्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, आपको बताना है कि ओल्ड एज सर्वाइवल्स डिसेबिलिटीज एंड हेल्थ इंश्योरेंस, इसका जो निमोनिक्स है दैट इज औषधि। यह सोशल इंश्योरेंस प्रोग्राम वाज क्रिएटेड बाय, किसके कौन से एक्ट के अंतर्गत इस प्रोग्राम को क्रिएट किया गया था, जिसका नाम है औषधि। औषधि का जो फुल फॉर्म है दैट इज ओल्ड एज सर्वाइवर्स डिसेबिलिटी एंड द हेल्थ इंश्योरेंस। तो आपको एक्ट का नाम बताना है। सो इसका राइट आंसर दैट इज फर्स्ट 1935 सोशल सिक्योरिटी एक्ट। इस एक्ट के अंतर्गत ये जो प्रोग्राम है इसको क्रिएट किया गया था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द सैलिएंट फीचर ऑफ नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। आपको बताना है कि जो नेशनल पॉलिसी थी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो दिव्यांगजन होते हैं उनके लिए ये जो नेशनल पॉलिसी बनाई गई थी उसके कुछ फीचर यहाँ पर मेंशन है। आपको बताना है उसमें से कौन सा फीचर है। द फर्स्ट इज फिजिकल रिहेबिलिटेशन, उनको रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड कराना भौतिक रूप से, और जो शिक्षा प्रोवाइड कराना शिक्षा को लेकर के, या वोकेशनल ट्रेनिंग रिहेबिलिटेशन, आर्थिक स्थिति उसको मजबूत करना, इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन। तो ये सभी के सभी बेसिकली पार्ट हैं इस नेशनल पॉलिसी के। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द टाइम इंटरवल बिटवीन द invasion by an infectious agent and the appearance of the first sign or symptoms of the disease in question is called as। आपको बेसिकली ये पूछा गया क्वेश्चन में कि जब भी कोई इन्फेक्शियस एजेंट आपकी बॉडी में एंटर करता है, उसके बाद वो जो एजेंट जब काम करना शुरू कर देता है बॉडी में, अर्थात उसके जो सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाते हैं, तो उसके बीच का जो इंटरवल होता है बेसिकली उसको क्या बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी कोरोना वायरस के टाइम पे, जैसे जब भी आप किसी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट से आप एक्सपोज होते हैं, तो उस दिन से लेके जब वो सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं कोरोना के, उसके बीच का जो ड्यूरेशन होता है उसको बोला जाता है इंक्यूबेशन पीरियड। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, so there is the list of two list, a list 1 which consists some event, and along with the list 2 which consists some date of the observations. So you have to match the event with the date of observations. So the first, so that is Alzheimer Day and the World TB Day and World Health Day and the National Vaccination Day। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिकॉज अभी कोरोना टाइम में इस प्रकार के क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा हैं जो कि रिलेटेड है हेल्थ को लेकर के, तो आप इसको देख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो अल्जाइमर डे है बेसिकली ये दैट इज ऑब्जर्व ऑन दी September 21st, एंड वर्ल्ड टीबी डे विच इज ऑब्जर्व ऑन द March 24, एंड द वर्ल्ड हेल्थ डे विच इज ऑब्जर्व ऑन दी April 7th, and the National Vaccination Day which is observed on the March 16. Okay, so the right answer that is 3, 4, 2, 1. So option C is correct. Now next question, question number 8, quota sampling is a period of. So first we have to understand the meaning of quota sampling. So what is quota sampling? So basically it is used, this sampling basically used when the researcher want a selective or certain work, certain sample. For example, जब किसी रिसर्चर को किसी पर्टिकुलर एरिया में वर्क करना होता है या उसके सैंपल कलेक्ट करने होते हैं और उसको पता है उसके लिए जो यूनिट है उसके जो सैंपल्स हैं कहाँ से कलेक्ट करना है, तो इसे बोलते हैं सिलेक्टिव सैम्पलिंग, यू कैन से क्वोटा सैम्पलिंग। सो इट इज़ अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, बिकॉज इसमें आपको पता है बेसिकली आज की प्रोबेबिलिटी की जरूरत नहीं है इसमें, तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बोलेंगे इसको। जब भी आप कोई सर्टेन डेटा कलेक्ट करते हैं या आपको पता है पहले से ऑलरेडी फिक्स है, प्रपोज्ड है, तो आप इसको बोलते हैं क्वोटा सैम्पलिंग, और दैट इज अ पार्ट ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सो इसमें भी दो लिस्ट दी गई है, लिस्ट 1 लिस्ट 2, आपको मैच कराना है। लिस्ट 1 कंसिस्ट सम थिंकर नेम एंड अलॉन्ग विद द लिस्ट 2 विच इज देयर वर्क, सो यू हैव टू मैच द फॉलोइंग। सो द सिगमंड फ्रॉयड थिंकर, इसके द्वारा क्या कौन सा वर्क किया गया था, आप इसमें देख सकते हैं। सिगमंड फ्रॉयड के द्वारा बेसिकली जो थ्योरी दी गई थी साइको एनालिसिस थ्योरी, अभी भी इसके बारे में डिस्कस किया था। और सेकंड इज योगेंद्र सिंह, जो कि रिलेटेड है आपके मॉडर्नाइजेशन ऑफ द इंडियन ट्रेडिशंस, एंड GR बनर्जी विच इज रिलेटेड टू द सोशल केस वर्क, एंड दी सुंदरलाल बहुगुणा, इनके बारे में आपको पता ही होगा, ये रिलेटेड है इन्वायरमेंटल मूवमेंट से। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कौन ऑफ द लेयर्स प्रोटेक्टिंग इन्वायरमेंट फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेज। यूवी रेज से बेसिकली आपको बताना है कौन सी लेयर है
जो हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करती है। सो इसमें मेंशन है ओजोन लेयर, आयनोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर एंड ट्रोपोस्फीयर। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ओजोन लेयर। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। जैसे कि हम जानते हैं जो लेयर होती है बेसिकली, अगर हम बात करें अपने, तो सबसे पहले ट्रोपोस्फीयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर, उसके बाद फिर मेजोस्फीयर। ये सभी के सभी जितने भी लेयर हैं आप इसको एक बार देख लीजिएगा, बिकॉज एग्जाम में आ सकता है। और इसमें बेसिकली ओजोन लेयर के बारे में पूछा गया है, बट इसके अलावा आपको पता होना चाहिए सभी लेयर के बारे में। सो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट दी एस्क्राइब स्टेटस। इसमें से एस्क्राइब स्टेटस कौन सा नहीं है। सो अगर आप इसका थ्योरी आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि दो टाइप के स्टेटस होते हैं। द फर्स्ट इज एस्क्राइब स्टेटस एंड द सेकंड इज अचीव्ड स्टेटस। सो जो एस्क्राइब स्टेटस होता है ये इनवॉलंटरी होता है। इसका मतलब है वी कांट चूज। जो बेसिकली इट इज़ अ सोशल स्टेटस ऑफ अ पर्सन विच इज़ असाइन एट द बर्थ टाइम। जब आपका जन्म होता है उस टाइम पे ये असाइन कर दिया जाता है, जैसे कि आपका रेस क्या है, आपकी एथनिसिटी क्या है, ये कि सभी के सभी सेक्स क्या है, ये सभी के सभी आते हैं एस्क्राइब स्टेटस में। और सेकंड होता है अचीव स्टेटस। ओके, अचीव स्टेटस बेसिकली वो स्टेटस होता है जो कि आपको जन्म के बाद या कुछ साल बाद मिलता है, जैसे कि आपका वर्क क्या, आपका प्रोफेशन क्या है, ये सभी के सभी आपका नॉलेज, ये सभी के सभी आते हैं अचीव स्टेटस में। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा एस्क्राइब स्टेटस नहीं है जो आपको जन्म पे मिलता है। एज, कास्ट, सेक्स, नॉलेज। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नॉलेज बेसिकली आप बाद में गेन करते हैं, ये आप अचीव्ड स्टेटस में आएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, स्क्रूनेस। स्क्यूनेस टेल अस अबाउट। आपको इसमें दिया गया है स्क्यूनेस क्या है और किसके बारे में बताता है। 4 ऑप्शन दिए हैं। द फर्स्ट, डायरेक्शंस ऑफ द वेरिएंस, वेरिएशन और डिपार्चर फ्रॉम द सिमेट्री, एंड ऑप्शन बी इज अमाउंट ऑफ वेरिएशन इन द डेटा and the estimates of the values of variables, and option D that is the measurement of the scattered value. So आपको बताना है what is the skewness। इसको हिंदी में बोलते हैं विषमता। So basically it is used to measure the asymmetry of data distribution। डेटा डिस्ट्रीब्यूशन को बेसिकली एसिमेट्री को मेजर करने के लिए स्क्यूनेस का यूज किया जाता है। अगर आपने इसको पढ़ा होगा तो आप बेसिकली 2-3 टाइप के इसमें डायग्राम बनते हैं। एक इस टाइप का बनता है, इसको बोला जाता है राइट, और यू कैन से पॉजिटिवली स्क्यू। ओके, एंड द सेकंड इस टाइप का बनता है ग्राफ दैट शो द नेगेटिव स्क्यू। ओके, और इसमें 3 वेरिएबल्स होते हैं, आपको बता दें। एक म्यू जिसको बोला जाता है मीन, एम मीडियन होता है, जेड होता है मोड आपका। तो फर्स्ट जो राइट स्क्यू होता है, पॉजिटिवली स्क्यू होता है, इसमें इसकी जो वैल्यू होती है, इसमें म्यू ग्रेटर देन एम मतलब मीडियम एंड ग्रेटर देन जेड मीन्स मोड। और इसमें सेकंड में जो होता है दैट इज नेगेटिव स्क्यू। नेगेटिव स्क्यू में बेसिकली अगर हम देखें तो इसमें जो मीन होता है उसके बाद मीन से बड़ा होता है आपका मीडियन, दैट इज मोड। सो म्यू एम एंड जेड, इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसमें लिखने में सही से नहीं आ रहा, तो आप इसको एक बार थ्योरी देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ सकता है, पहले भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सो बेसिकली इसका क्या करते हैं, ये जो स्क्यूनेस होता है ये मेजर करता है एसिमेट्री को। ओके, जो डाटा डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसकी एसिमेट्री कितनी है उसको मेजर किया जाता है स्क्यूनेस से। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इसमें असर्शन रीजन दिया है, आपको बताना है कि कौन सा इसमें जो असर्शन और रीजन है सही है और क्या ये इसका राइट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है, ये बताना है आपको। सो इसमें दिया है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एडेड टू द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी। जो तकनीकी विकास जो हो रहा है या हुआ है उसकी वजह से हमारे समाज में, ह्यूमन सोसाइटी में काफ़ी कुछ कॉम्प्लेक्सिटी आई है। एंड उसका जो रीजन दिया है कि टू कीप द एडवांसमेंट गिविंग सम ऑफ इट्स नेगेटिव इम्प्लीकेशंस नीडेड टू बी अंडरस्टूड एंड डील विद। और जो एडवांसमेंट की वजह से आने वाले कुछ जो नेगेटिव इम्प्लीकेशंस है उसको हमको समझना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा और उसको उसके साथ डील करना होगा। तो ऑफकोर्स ये दोनों के दोनों ही सही है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, बोथ आर ट्रू। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, one of the sections of Income Tax Act that give the tax exemption to the non-profit organization on their income। क्वेश्चन पूछा गया है कि जो एनजीओ होते हैं, एनजीओ को टैक्स पे एग्जम्पशन दिया जाता है, तो वही आपको बताना है कि कौन से सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट का जिसके अंतर्गत इनको जो एग्जम्पशन दिया जाता है एनजीओ को। तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, राइट आंसर दैट इज 12 ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द केस स्टडी इज द फॉर्म ऑफ। आपको बताना है इसमें से
कि केस स्टडी क्या क्या मतलब क्या होता है इसमें, केस स्टडी कैसे करते हैं और किस प्रकार का एनालिसिस है, ये सब्जेक्टिव एनालिसिस है या फिर ये क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है या फिर ऑब्जेक्टिव एनालिसिस है। व्हाट काइंड ऑफ एनालिसिस दिस द केस स्टडी इज। सो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज बी, क्वालिटेटिव स्टडी। ओके, क्वालिटेटिव स्टडी क्या होता है या क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, ये विच इज़ बेस्ड ऑन दी फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन या वन एंडेड क्वेश्चन आयर्स और अनस्ट्रक्चर जो इंटरव्यू होते हैं उनको बोला जाता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 16, दी सेल्फ टॉक मीन्स, सेल्फ टॉक का मतलब क्या होता है ये तो पता ही होगा आपको, खुद से ही बात करना। द मैसेज दैट अ पर्सन गिव टू द हिमसेल्फ और सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 17, द ह्यूमन राइट्स डे ऑब्जर्व ऑन, ये जो ह्यूमन राइट्स डे है कब ऑब्जर्व किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, और ये 10 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस इज सिचुएटेड। आपको बताना है कि ये संस्था है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस, ये कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर सिचुएटेड है। सो दैट इज इन दी दिल्ली। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें पूछा गया है कि द बेसिक स्किल ऑफ एक्टिव लिसनिंग विच इज़ द कॉर्नरस्टोन ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है उसकी जो आधारशिला है क्या होती है, एक एक्टिव लिसनिंग की जो स्किल होती है उसको बोलते हैं, वही बेसिकली एक कॉर्नरस्टोन होती है। इसका मतलब होता है हिंदी में आधारशिला एक अच्छी इफेक्टिव कम्युनिकेशन की। तो आपको बताना, 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा सही है। फर्स्ट इज मेकिंग अ डायग्नोस्टिक फॉर्मुलेशन ऑफ द क्लाइंट एज ही स्पीक, जैसे वो बोलता है उसको डायग्नोसिस फॉर्मुलेशन करना, बनाना और क्लैरिफाई करना व्हाट क्लाइंट रिलेट्स विदाउट बीइंग पैटर्नलिस्टिक्स। या फिर ऑप्शन सी दिया है इवेल्युएट करना द फैक्ट दैट ट्रांसफरेंस हैविंग ऑन द सोशल वर्क क्लाइंट रिलेशनशिप। या ऑप्शन डी दिया है कि अंडरस्टैंड करना व्हाट द क्लाइंट सेड, व्हाट द सोशल वर्कर सेज एंड दी, मतलब सोशल वर्कर और क्लाइंट के द्वारा क्या बोला गया उसको अंडरस्टैंड करना एंड अनस्पोकन फीलिंग्स बिटवीन टू, दोनों के बीच में। तो यही इसका सही है कि जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है उसके जो बेसिक बोल सकते हैं आधारशिला कॉर्नरस्टोन होती है, बेसिक स्किल्स होती है, जिसके माध्यम से क्लाइंट ने क्या बोला है, इस सोशल वर्कर ने क्या बोला है, दोनों के दोनों को अंडरस्टैंड करना। सो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 20, इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा पार्ट नहीं है। सो फर्स्ट इज टू डिटरमाइन दी सोशल नीड ऑफ कम्युनिटी, कम्युनिटी की जो सोशल नीड है उसको डिटरमाइन करना। एंड ऑप्शन बी टू इंटीग्रेट दी स्पेसिफिक नीड ऑफ सम इंडिविजुअल्स मेंबर ऑफ कम्युनिटी, कम्युनिटी के कुछ मेंबर, कुछ इंडिविजुअल मेंबर की जो नीड है, कुछ खास नीड होती है, स्पेसिफिक नीड होती है, उनको इंटीग्रेट करना और उनको अंडरस्टैंड करना, डिटरमाइन करना। तो ये तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं होगा, बिकॉज ये बेसिकली कुछ इंडिविजुअल का नहीं होता है, ये सभी के सभी लोग जो मेंबर होते हैं कम्युनिटी के उनके लिए ये काम करता है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो ऑप्शन बी रॉन्ग हो जाएगा। एंड द अदर ऑप्शन दैट इज टू कॉन्शियसली टू डू प्लानिंग फॉर मीटिंग द नीड ऑफ कम्युनिटी, कम्युनिटी की जो ज़रूरतें हैं, जो नीड्स हैं उसकी मीट करने के लिए प्लानिंग करना कॉन्टिन्यूसली, तो ये भी इसका पार्ट होगा। एंड ऑप्शन डी दैट टू मोबलाइज द कम्युनिटी रिसोर्सेज, कम्युनिटी के जो भी रिसोर्सेज हैं सभी के सभी रिसोर्स को मोबलाइज करना ताकि जो समाज के कम्युनिटी की जो नीड है, सोशल नीड, इकोनॉमिक नीड, सभी के सभी पूरी की पूरी हो सके, तो ये भी इसका हिस्सा होगा। सो जो ऑप्शन बी है वही करेक्ट होगा, बिकॉज क्वेश्चन पूछा गया विच इज नॉट द पार्ट ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, द नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन वाज लॉन्च इन। आपको बताना है कि जो नेशनल पॉलिसी फॉर द चिल्ड्रन थी इसको कब लॉन्च किया गया था। सो इसका राइट आंसर दैट इज अगस्त 1974। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, हु क्वाइन द टर्म आइसोलेटेड न्यूक्लियर फैमिली, किसके द्वारा ये टर्म बेसिकली क्वाइन की गई थी, हु क्वाइन, दैट इज आइसोलेटेड न्यूक्लियर फैमिली। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा टैलकोट पियर्सन। ये बेसिकली फैक्चुअल क्वेश्चन है और ये फैक्चुअल जिसमें जो डेटा है इसको आप लिख के याद कर सकते हैं, इसमें समझाने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, और ऑलरेडी आपने इसकी थ्योरी पढ़ी होगी तो ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 23, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड मेटर्निटी लीव फॉर द वीमेन। आपको बताना है महिलाओं के लिए जो मेटर्निटी लीव को लेकर के प्रोविजंस हैं कौन से आर्टिकल में मेंशन है। सो विच आर्टिकल्स प्रोवाइड द मेटर्निटी लीव, सो दैट इज आर्टिकल 42। So this article contains some provisions or some directives to the state that shall make some provisions for security, just and human conditions of birth and maternity benefits. So ये महिलाओं की जो मेटर्निटी बेनिफिट और लीव को लेकर के कुछ प्रोविजंस आर्टिकल 42 में मेंशन है।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, आपको बताना है कि जो आईपीसी की जो धाराएं होती हैं विच डील विद द क्रूएल्टी, कौन सी जो धारा है आईपीसी की वो डील करती है, कौन सा सेक्शन है विच डील विद द क्रूएल्टी। सो दैट इज सेक्शन 498। ये यहाँ पर कुछ सेक्शन मेंशन है, आप देख सकते हैं आईपीसी की कुछ धाराएं, भारतीय दंड संहिता की आईपीसी कुछ प्रावधान मेंशन है। ये बेसिकली हम लोगों ने जो यूनिट 9 थी उसमें डिस्कस किया था, अगर आपने वीडियो देखा होगा जेंडर एंड डेवलपमेंट वाले पार्ट में, तो वहाँ पर सभी को सभी मेंशन किए थे। और इसमें देख सकते हैं ये क्वेश्चन जो है यहाँ से आप देख सकते हैं आर्टिकल 498A। सो यहाँ से अगर ये पहले से अगर पढ़े होंगे आपने तो आपको पता होगा, याद भी होगा। सो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं एक बार दोबारा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, कैथरेसिस मीन्स, कैथरेसिस का मतलब क्या होता है। सो कैथरेसिस बेसिकली एक प्रोसेस होता है ऑफ रिलीजिंग और देयर बाई प्रोवाइडिंग द रिलीफ फ्रॉम स्ट्रॉन्ग और रेप्रेसिव इमोशंस। बेसिकली इसमें एक क्लाइंट होता है, एक सोशल वर्कर। तो क्लाइंट अपनी जो भी समस्याएं प्रॉब्लम्स हैं वो डायरेक्टली सोशल वर्कर को बताता है, उसको उसके साथ डिस्कस करता है, इसी को बोला जाता है कैथरेसिस। सो दैट इज वेंटिलेशन। वेंटिलेशन भी इसका मतलब भी यही होता है, रिलीजिंग और प्रोवाइडिंग द रिलीफ फ्रॉम द एनी प्रॉब्लम्स और इमोशंस। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मैकेनिज्म ऑफ सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इन इंडिया। देश में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को उसको सेटल करने के लिए, सुलझाने के लिए कौन सी मैकेनिज्म इसमें नहीं है, या आपको बताना है। लोअर कोर्ट, ट्रिब्यूनल एंड नेशनल ट्रिब्यूनल, ये सभी के सभी हैं। यार आपके बारे इसके बारे में पता भी होगा आपको, लेबर कोर्ट के बारे में। ये बेसिकली डील करता है कि जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होते हैं उनको सेटलमेंट करने में, उनको सुलझाने के लिए झगड़े, ट्रिब्यूनल भी गठन किया जाता है। और नेशनल ट्रिब्यूनल है ही ऑलरेडी बना हुआ है इसके लिए। तो ये तीनों के तीनों हैं, बट जो ऑप्शन डी है दैट इज स्टैंडिंग लेबर कमेटी, ये नहीं है। तो ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज इसमें पूछा गया विच इज नॉट द मैकेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें पूछा गया है डिटेरियोरेशन ऑफ द मेंटल फंक्शंस कॉज्ड बाय लॉस ऑफ नर्व सेल्स इन द ब्रेन। ब्रेन के अंदर जो नर्व सेल होते हैं उनका लॉस हो जाता है, उसकी वजह से जो मेंटल फंक्शंस होता है वो डिटोरेट करने लगते हैं, अर्थात जो प्रॉपर मेंटल फंक्शन नहीं करता, आपको कुछ ना कुछ मेंटल डिसेबिलिटी डेवलप हो जाती है। तो वही पूछा गया है इसमें बेसिकली क्या है। सो मेंटल रिटार्डेशन और डेलेरियम, डेमेटिया, या ऑप्शन डी दैट इज डिप्रेसिव न्यूरोसिस। तो इसको क्या बोला जाता है मेंटल रिटार्डेशन को, जब भी आपका जो जब भी कोई पेशेंट, ऐसा पेशेंट जो कि जिसका मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, या फिर उसमें कुछ मेंटल डिसेबिलिटी प्रेवलेंट हो जाती हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, दैट इज डेमेटिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 54, बेसिकली ये आपका क्वेश्चन नंबर 28 होगा। इसमें असर्शन रीजन क्वेश्चन है, सोशल वर्कर शुड मेक एन आई कॉन्टैक्ट विद द क्लाइंट ड्यूरिंग द इंटरव्यू प्रोसेस। और इसका रीजन दिया है कि आई कॉन्टैक्ट रिजल्ट इन इफेक्टिव नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो इसका जो रीजन सही दिया है, बिकॉज आप देख सकते हैं जो असर्शन है इसमें दिया गया है कि सोशल वर्कर शुड मेक एन आई कॉन्टैक्ट, उसको आई कॉन्टैक्ट बनानी चाहिए जो सोशल वर्कर होता है क्लाइंट के साथ इंटरव्यू के दौरान, बिकॉज द आई कॉन्टैक्ट रिजल्ट इन इफेक्टिव नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो ये जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है ये उसका एक इफेक्टिव पार्ट होता है, और आई कॉन्टैक्ट करने से बात ईजिली अंडरस्टैंड की जा सकती है दोनों के बीच में। सो ये इसका सही रीजन दिया गया है, दोनों की दोनों सही है और इसका राइट एक्सप्लेनेशन भी है। सो फर्स्ट बोथ एंड आर, both A and R is correct, and the R is a correct explanation of A. Question number 29, cost benefit analysis related to, आपको बताना है कि जो cost benefit analysis है किससे relate करता है। Analysis of profit and loss, program return and analysis of income and expenditure, या फिर comparison between the progress cost with the program effects। तो इसका जो राइट आंसर यही हो जाएगा। बेसिकली ये कंपेरिजन ही होता है प्रोग्राम कॉस्ट का प्रोग्राम इफेक्ट के साथ, इसको बोलते हैं कॉस्ट बेनिफिट्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स इज डेवलप्ड बाय। आपको बताना है कि ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स जो रैंकिंग जारी की जाती है किस संस्था के द्वारा। सो दैट इज UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 31, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्या होता है। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स इज अ सिचुएशंस फाउंड इन ओरल स्टेज, एनाल स्टेज और फैलिक स्टेज और दी लेटेंसी स्टेज। इसका जो राइट आंसर है दैट इज सी, फैलिक स्टेज। ये बेसिकली बिटवीन 3 to 6 एज के बीच में होती है, एंड इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब द फीमेल वर्जन
ऑफ द, इसको बोलते हैं ओडिपस कॉम्प्लेक्स. सो इट इन्वॉल्व अ गर्ल एज बिटवीन द 3 to 6 year becoming the unconsciously sexual attached to her father and the increasingly hostile towards his mother. इसको बोला जाता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स. ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिए, एग्जाम में आ सकता है और पहले भी आया हुआ क्वेश्चन है ये इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स. इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो लड़की होती है इसकी उम्र 3 से 6 साल, उस समय पर उसका अपने पिता की तरफ झुकाव ज़्यादा होता है. सो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स. क्वेश्चन नंबर 32, इसमें पूछा गया है कि द फर्स्ट सोशल वर्क टेक्स्ट दैट यूज द वर्ड सुपरविजन. आपको बताना है कि जो सुपरविजन वर्ड यूज किया गया था पहली बार किस टेक्स्ट में, किस सोशल वर्क के कौन से वर्क में. द फर्स्ट इज द न्यू प्रैक्टिस ऑफ सुपरविजन इन स्टाफ डेवलपमेंट विच इज बाय द एबल्स पॉल ए, एंड ऑप्शन बी ग्रुप मेथड्स इन सुपरविजन एंड स्टाफ डेवलपमेंट. इसमें यूज किया गया था जो कि दिया गया था अब्राहमसन ऑर्थर सी, एंड ऑप्शन सी सुपरविजन एंड एजुकेशन चैरिटी जो कि दिया गया था बाय जेफरी आर ब्रैकेट, एंड ऑप्शन डी दैट इज MSW सुपरवाइजर. प्रॉब्लम ऑफ रोल ट्रांजिशन, so that is given by the Abrahamzaic Louis W. सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी है. ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको आप याद कीजिए. ये जो वर्ड है ना इसमें सुपरविजन, इसको पहली बार यूज किया गया था इसमें सुपरविजन एंड एजुकेशन पॉलिसी, ओके, विच इज गिवन बाय द जेफरी आर ब्रैकेट. नाउ द क्वेश्चन नंबर 33, हु अमंग द फॉलोइंग सजेस्टेड 2-tier सिस्टम ऑफ पंचायती राज. आपको बताना है किस कमेटी के द्वारा ये जो पंचायती राज का कॉन्सेप्ट था इसको लाया गया था. इसमें 2-tier सिस्टम की बात की गई थी. सो दैट इज द अशोक मेहता कमेटी. क्वेश्चन नंबर 34, सिक्वेंस द फॉलोइंग स्टेप इन द सोशल रिसर्च. आपको सामाजिक जो रिसर्च होती है, समाज रिसर्च, उसमें उसका जो प्रोसेस होता है उसके कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, वो स्टेप को आपको उस सिक्वेंस में लगाना है. ओके, सो द फर्स्ट इज फर्स्ट ऑप्शन कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा, कंक्लूजन एंड एरिया ऑफ द फर्दर रिसर्च, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी एंड रिव्यू ऑफ लिटरेचर. अगर आपको थोड़ा सा भी पता है इसके बारे में, बेसिक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है रिसर्च को लेकर के, तो सबसे पहले क्या आएगा इसका, सो ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी. ओके, देन उसके बाद हम जो लिटरेचर होते हैं इसको लेकर के उसको रिव्यू करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं. देन उसके बाद आएगा कलेक्शन ऑफ एनालिसिस डेटा, एंड लास्ट में कंक्लूजन आता है. तो ये सेकंड आ जाएगा. तो इसको हो जाएगा टोटल 3, 4, 1, 2. ऑप्शन नंबर सी करेक्ट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ ग्रुप वर्क. आपको बताना है ग्रुप वर्क जो होता है उसके कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ प्रिंसिपल हैं. अगर आपने पढ़े होंगे तो आपको बताना है विच ऑफ नॉट द प्रिंसिपल ऑफ सोशल ग्रुप वर्क. ओके, यहाँ पर आप काफ़ी इसको एक बार अच्छे से देख लिया करिए क्वेश्चन में, बिकॉज कहीं कहीं पर नॉट लिखा होता है, और अगर आप नॉट को नहीं देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग अगर आप ऑप्शन क्लिक कर देंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा. तो इस पर काफ़ी आप फोकस कीजिए क्या इसमें पूछा गया है बेसिकली. सो इसमें पूछा गया है विच इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ ग्रुप वर्क. द फर्स्ट ऑप्शन दैट इज अप्रोप्रिएट मॉडिफिकेशन ऑफ द ग्रुप प्रोसेस, एंड ऑप्शन बी दिया है इंडिफरेंट एटीट्यूड्स टुवर्ड मेंबर्स. मेंबर के प्रति कुछ ये जो एटीट्यूड होता है थोड़ा सा अलग होगा, इंडिफरेंट होगा. तो यही इसके लिए इसका प्रिंसिपल नहीं है. आपका जो बिहेवियर, आपका जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स द मेंबर, टुवर्ड्स द क्लाइंट, ये इंडिफरेंट नहीं होना चाहिए. तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसका. और इसके अलावा जो ऑप्शन दिए गए हैं, इनेबलिंग ग्रुप मेंबर्स टू इन्वॉल्व देमसेल्फ इन द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग. जो कोई समस्या है किसी कम्युनिटी की, किसी ग्रुप की, तो उस समस्या को सुलझाने के लिए उस कम्युनिटी को भी उसमें इन्वॉल्व करना, ये तो ऑफकोर्स इसका पार्ट होगा, इसका प्रिंसिपल होगा. तो ये भी नहीं है. एंड ऑप्शन डी दैट इज रिकॉग्निशन ऑफ द यूनिक डिफरेंसेस ऑफ ईच इंडिविजुअल्स. प्रत्येक हर एक इंडिविजुअल के जो भी उसमें कुछ, हर एक इंसान में कुछ ना कुछ कुछ डिफरेंट यूनिक फीचर्स होते हैं, कुछ की कुछ विशेषताएँ होती हैं, तो उसको रिकॉग्नाइज करना, उसको अंडरस्टैंड करना, और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना. तो ये भी इसका हिस्सा होगा. तो बट जो ऑप्शन बी है वही करेक्ट होगा, बिकॉज इसमें पूछा गया विच इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ ग्रुप वर्क. क्वेश्चन नंबर 36, इसमें पूछा गया है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर द विजुअली हैंडीकैप्ड NIVH इज बेस्ड इन. कहाँ पर ये जो संस्था है इसको बनाया गया था, ये जो इंस्टीट्यूशन है दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप्ड, सो विच इज बेस्ड इन देहरादून. क्वेश्चन नंबर 37, ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच, इट इज स्लोगन एसोसिएट विद. ये जो स्लोगन है यहाँ पर मेंशन है कि ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच, तो ये कौन सा स्लोगन किससे एसोसिएट करता है, पंचायती राज से, कॉपरेशन से, या डेमोक्रेटिक स्पिरिट से, या NGO से.
तो ऑफकोर्स इसका जो नाम है, जो स्लोगन है, इससे आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि ये जो कॉपरेशन को लेकर के होगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 38, गांधी कंसेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप इज बेस्ड ऑन। अगर आपने गांधी जी के बारे में पढ़ा होगा, उनकी जो थ्योरी थी ट्रस्टीशिप की थ्योरी, ये किससे रिलेटेड थी, किस प्रकार ये थी बेसिकली, द प्रॉपर्टी शुड बी प्राइवेट ओन्ड। तो ये ऑफकोर्स ये तो होगा ही नहीं, प्राइवेट की उन्होंने बात की नहीं थी, उन्होंने पब्लिक की बात की थी। एंड द फेथ एंड द ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट सेल्फिश, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। एंड इसमें बेसिकली ऑप्शन सी दिया है, फेथ एंड ह्यूमन इज अ वेरी सेल्फिश, ये भी नहीं था इसका पार्ट। एंड द यूज ऑफ वेल्थ शुड बी थ्रो लेजिस्लेटिव रेगुलेशंस, ये भी इसका हिस्सा नहीं था। सो ये इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, इसमें पूछा गया है, देयर इज द लिस्ट गिवन बिलो, लिस्ट 1 लिस्ट 2 एंड द इन लिस्ट 1 देयर इज द लिस्ट ऑफ सम मॉडल एंड अलॉन्ग विद द लिस्ट 2 विद देयर सम प्रोविजंस। आपको बताना है बेसिकली जो मेडल है किससे मॉडल है, जो किससे मैच करेंगे। जैसे कि यहाँ पर 4 मॉडल दिए गए हैं, इंस्टीट्यूशंस रीडिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, रेसिडुअल वेलफेयर मॉडल, अचीवमेंट परफॉर्मेंस मॉडल एंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल। अगर आपको चारों के बारे में नहीं भी पता है तो एटलीस्ट आपको 1-2 के बारे में पता है अगर, तो भी आप आंसर इसका क्लिक कर सकते हैं, राइट। जैसे कि हमें पता होता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल के बारे में, ये बेसिकली बात करता है कि जो भी रिसोर्सेस हैं उसको ऑप्टिमाइज यूज़ करो, उसको प्रॉपर यूज़ करो और उसको बचा के रखो फ्यूचर के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा सेकंड हो जाएगा। लिस्ट 2 का जो सेकंड है इसमें आपको मैच कर सकता है, ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज। ओके, सो यहाँ से आपके जो 2 ऑप्शन है देख सकते हैं कौन कौन से हैं। फोर्थ का होगा आपका सेकंड, तो ये जो थर्ड ऑप्शन है और जो फर्स्ट ऑप्शन है ये एलिमिनेट हो जाएगा। अब आपके पास बचे 2 ऑप्शन बी एंड डी। ओके, सो अगर आप देखें यहाँ पर जो, अगर इसके बारे में आपको पता होगा शायद, रेसिडुअल वेलफेयर मॉडल, तो ये किससे रिलेट करता है, ये बेसिकली रिलेटेड टू वेलफेयर सर्विस। इसके बारे में अगर आपने पढ़ा नहीं होगा तब भी आप इसको क्लिक कर सकते हैं और राइट। तो इसका जो बी का होगा फर्स्ट। ओके, सो बी का अगर फर्स्ट है तो ये डी एलिमिनेट हो गया, तो आपका आंसर हो गया बी। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से आप सही आंसर लगा सकते हैं। अगर आपको सभी के बारे में पता नहीं है, सभी थ्योरी के बारे में अगर आपको पूरा नहीं पता, जैसे कि 4 मॉडल दिए थे और आपको नहीं पता था फर्स्ट एंड थर्ड के बारे में, तब भी आप आंसर सही क्लिक कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, आफ्टर पासिंग अ बिल इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट and after president assent and within how many days the bill should come into the force। जैसे कोई बिल पास हो गया दोनों पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में, ओके, उसके बाद प्रेसिडेंट की असेंट भी मिल गई उस पर, तो जो आपका बिल होता है एक्ट बन जाता है। अब वही पूछा गया इसमें कि हाउ मेनी डेज द बिल शुड कम इनटू फोर्स, सो कितने दिनों में ये फोर्स में आ जाता है। सो दैट इज इन 30। ओके, 30 दिन के अंदर अंदर इसको आने चाहिए इनटू द फोर्स, तो एक्ट बन जाता है ये। सो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग है। आपको कुछ लिस्ट ऑफ ऑथर दी गई है लिस्ट 1 में, सेकंड लिस्ट में कुछ टाइटल ऑफ द बुक्स मेंशन है और आपको पेयर करना है लिस्ट 1 से लिस्ट 2 के साथ। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है और आप इसको सॉल्व कीजिए और इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं अगर आपका मन हो तो। और ये टोटल 40 क्वेश्चन थे यहाँ पर और 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के, टोटल 50 क्वेश्चन हो गए इस लेक्चर में। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो काइंडली इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि इसका बेनिफिट सभी को मिल सके। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।